हम ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स को लेकर आपके बीच आए हैं। अब ट्वेल्थ के एग्ज़ाम डेट भी आपके लिए वो पब्लिश्ड हो चुके हैं। आप जब तैयारी के अंतिम मोड में होंगे, तो ऐसे कंडीशन में अब रिवीजन की आवश्यकता है। हम आपके लिए इकोनॉमिक्स की रिवीजन बैच कर सकते हैं। हमने आपको रिवीजन के लिए वीडियो बनाया है, जिसमें कि आप इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर को कंसेप्ट वाइज रिवीजन कर पाएंगे। हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर भी आएंगे, जो आपके लिए मददगार साबित होगा और आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे। हम हर एक पॉइंट को डील करने का प्रयास करेंगे ताकि आप उस पॉइंट को बेहतर तरीके से समझें और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करें। तो आज हम पहले चैप्टर को लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का परिचय को। ओके, तो इस परिचय में हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ खास है, किस किस पॉइंट को हमें याद रखने की आवश्यकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। इसमें पहला है आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। ओके, अब मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, अब एक मानव को आप नॉर्मल अगर प्रैक्टिकली लैंग्वेज में भी देखें, तो एक मानव कभी संतुष्ट हो सकता है क्या? वो पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, उसके अंदर ही हम लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे कि आपकी एक सैलरी फिक्स होगी, आपके घर की एक सैलरी फिक्स है, एक इनकम फिक्स है। उस लिमिटेड रिसोर्स के अंदर ही आप लोग जो भी अपने घर की इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैनेज करते हैं। अगर आपके पास आज लाखों रुपए हो, आज करोड़ों हो जाए, तो क्या तो भी आप संतुष्ट हो जाएंगे? क्या सेटिस्फाई हो सकते हैं क्या? तो नहीं होता है। तो ऐसे ही पूरे इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड रिसोर्स से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कुछ ना कुछ डेली एक्टिविटी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। तो अब वो आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने एक ध्यान देने योग्य बातें ये भी बताई है कि आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं आवश्यक रूप से आय सृजित करने की क्रियाओं में शामिल नहीं होता है। ठीक है, यानी आय को, ये लाइन ये स्पष्ट ये कहना चाहती है कि हम लोग जो आय अर्न करने के लिए, कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सारे ही आपके आर्थिक एक्टिविटी के अंदर शामिल होंगे। लेकिन हर आर्थिक एक्टिविटी धन कमाने के लिए हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि जैसे कि आप एनजीओ भी देखें, एनजीओ किसी धन कमाने के उद्देश्य से तो नहीं बनाया जाता है, लेकिन वो आपके आर्थिक क्रियाओं के अंदर शामिल होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अब आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या क्या हैं? तो आर्थिक क्रिया किस किस प्रकार से होता है? उत्पादन से होता है, उपभोग से होता है, विनिमय से होता है। उत्पादन क्या है? जब हम किसी वस्तु को, प्रोडक्ट को बनाते हैं, यूजफुल बनाते हैं, तो वो उत्पादन हो गया। उपभोग क्या है? उपभोग है जब हम उसका कंजम्पशन करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं, यानी उसको उससे सर्विस लेते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। उपभोग का मतलब सिर्फ खाना नहीं, मतलब उसको किसी प्रकार से हम प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे किसी सर्विस को भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं ना, मान लिया जाए हमने रेलवे में यात्रा किया, तो रेलवे ने हमको सर्विस प्रोवाइड किया, उसने सर्विस उत्पादित किया और हमने सर्विस का कंज्यूम किया, हमने उससे कंजम्पशन किया, उपभोग किया। ओके, उसके बाद है विनिमय। विनिमय मतलब हो गया आपका आदान प्रदान, खरीद बिक्री। तो आपने शायद सुना होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, आपने सुना होगा जो अलग अलग विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम जो एक दूसरे से खरीद बिक्री करते हैं, उसको कहते हैं विनिमय। तो इकोनॉमी के अंदर ये चार आर्थिक क्रियाएं हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं, एक निवेश भी है। ठीक है, एक निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। ये तो आप इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से शायद समझ पाए होंगे कि किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट से ही तो इकोनॉमी बूस्ट करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आर्थिक एजेंट क्या क्या है? आर्थिक एजेंट मुख्य रूप से चार ही मिलते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि बिजनेस लगभग मॉडर्नाइज हो चुका है, आधुनिक हो चुका है, और इस कंडीशन में उद्यमता यानी इंटरप्रेन्योर एक अलग कैटेगरी हो जा रहा है और इंस्टीट्यूशन एक अलग कैटेगरी हो जा रहा है। अब आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहेंगे कि किसी भी उद्योग को बनाने के लिए, ठीक है, किसी को उद्योग को बनाने के लिए भूमि, श्रम और पूंजी। यहाँ भूमि से लोगों को क्या लगता है ना कि सिर्फ लैंड, धरती मिल जाए। नहीं, भूमि से सही जो मतलब है, जो आर्थिक मतलब है, उसका मतलब ये होता है कि हर वो नेचुरल रिसोर्स जो कि उत्पादन में सहयोगी हो। यानी आप अगर वृक्ष भी ले रहे हैं, लकड़ी भी ले रहे हैं, आप अगर कोयला ले रहे हैं या खनिज ले रहे हैं, तो ये जितने भी आइटम है ना जो कि आपको नेचर प्रोवाइड करा रही है, उसको भूमि के अंदर काउंट करते हैं उत्पादन में। ठीक है, तो ये एक एजेंट है भूमि, जिसमें कि आप ऑल टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं।
श्रम की बात करें तो श्रम क्या होता है कि अब सिर्फ व्यक्ति का श्रम नहीं है, अगर कोई जानवर भी आपके काम में लगा हुआ है, यानी खेती करने में अगर बैल लगा हुआ है तो वो एक श्रम है, वो मजदूर है। आपको उसके लिए उसके बदले उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, आप भोजन ही देते हैं या फिर उसके मालिक को उसके बदले कुछ पैसा देते हैं, यानी आप उसके श्रम की वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है पूंजी। पूंजी से लोगों को लगता है, पूंजी मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा। ओके, तो पैसा की जहाँ तक बात है ना, तो पूंजी मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। यहाँ पूंजी का मतलब है आप जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें अगर कोई गाड़ी मोटर भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो भी आपके कैपिटल के अंदर आता है, वो भी आपके पूंजी के अंदर आता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट कहाँ होता है, ये पॉइंट होता है संगठन और उद्यमिता में। संगठन और उद्यमिता में क्या होता है कि ये दोनों लगभग लगता एक जैसा है। उद्यमिता होता है कोई साहसी व्यक्ति, जैसे कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास एक आइडिया आया, आप एक रिस्क लवर हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, आप एक साहसी लोग हैं, आप बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, तो आप हो गए उद्यमी। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उद्यमी हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट पूरी कंपनी में हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उस कंपनी के 50% हिस्सेदार आप हों और 50% पर आपके शेयर होल्डर हो, आपके इक्विटी होल्डर हो। ठीक है, तो ऐसे लोग भी तो हैं। अब कंपनी के लाभ में अगर 50% के शेयर होल्डर आप हैं तो आपको 50% के लाभ मिलेंगे ना। 50% जो आपके इक्विटी धारक हैं उसको भी तो मिलेगा, शेयर होल्डर जो है उसको भी तो पैसा मिलना है। तो ऐसे कंडीशन में कंपनी का लाभ अलग होता है और आपका लाभ अलग होता है। ठीक है, तो आप उद्यमी हो गए और वो इंस्टीट्यूशन जो कि 100% था, वो संगठन जो कि 100% काम कर रही थी, जिससे कि मिलने वाला लाभ का 50% आपको मिला, 50% इन्वेस्टर को मिला, क्योंकि आपने पैसे तो नहीं लगाए, आपने आइडिया लगाया था। तो आइडिया की भी तो अपनी कीमत है, आप इन्वेस्टर तो हैं उस कंपनी में, आपके पास 50%, 60%, 70% जो भी इक्विटी है, जो भी आपका लाभ होगा वो उद्यमी को मिलेगा। लेकिन कंपनी का लाभ अलग होता है। कंपनी लॉसेस में होने के बाद भी उद्यमी को सैलरी मिलता है, क्योंकि कोई भी उद्यमी अपनी सैलरी अपनी कंपनी से ले लेता है। देन उसकी प्रॉफिट, तो देन उस कंपनी की जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर के बीच या इक्विटी होल्डर के बीच ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और पहले क्या होता था ना, पहले उद्यमी और संगठन एक ही होता था। पहले इन्वेस्टर बहुत अधिक, वो बहुत इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ें नहीं थी कि लोग इक्विटी खरीद रहा है, कोई शेयर खरीद रहा है। तो ऐसे कंडीशन के लिए ना ये पहले एक संगठन में काम चल जाता था। लेकिन अब एक नया उद्यमिता एक ऐड हुआ कि बहुत सारे ऐसे भी उद्यमी हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, उनकी कंपनी से वो अपनी कंपनी से सैलरी लेते हैं। लेकिन अगर वो इक्विटी होल्डर है तो वो इक्विटी होल्डर तब है जब वो इक्विटी, उसका जो इक्विटी है उस कंपनी के अंदर ना, जो शेयर है ना, तो वो एज ए शेयर होल्डर है। लेकिन उस कंपनी में वो एक एम्प्लॉई हैं और वो अपनी सैलरी लेते हैं। कंपनी के लॉसेस से उनकी सैलरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब मेरे ख्याल से आपने उत्पादन के एजेंट को समझ लिया होगा कि किसी भी उत्पादन में 5 तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठन चाहिए और उद्यमिता चाहिए। अब कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखिए, इसमें पहले क्या लिखा हुआ है पहले वो देख लेते हैं, फिर आपको हम समझा देंगे कि क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है कि व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक तथा फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि अनेक ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित है, जिसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये तो आपके किताबी लैंग्वेज हो गए। आप आम भाषा में समझिए कि क्या होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप किसी व्यक्तिगत चीज़ों का अध्ययन करते हैं ना, किसी एक खास व्यक्ति का, किसी एक खास प्रोडक्ट का, किसी एक खास दुकान का, जब आप किसी कंज्यूमर का, जब इस पर जब अध्ययन करते हैं ना, तो वो माइक्रो के अंदर आता है। इसके जस्ट अपोजिट मैक्रो होता है, MACRO। मैक्रो में क्या होता है कि आप कंट्री लेवल पर बात करते हैं, आप ग्रुप में बात करते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं कि देश की GDP क्या है, आप ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, आप बात करते हैं कि प्राइस इंडेक्स कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं कि कोई इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। तो वो आप जो काम कर रहे हैं ना उस पर, वो आपका बड़े लेवल की चीज़ है, वो यानी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन माइक्रो में क्या करते हैं, छोटे स्तर की चीज़ों को पढ़ते हैं कि कंज्यूमर का व्यवहार क्या होगा, एक उपभोक्ता कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका, अगला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज क्या क्या है, देख लेते हैं क्या ब्रांचेज है। चलिए,
इसके जो ब्रांचेज हैं वो आपको दिखाया गया है प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी और इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी। ठीक है, जिसमें कि प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी के अंदर आपको पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड और पढ़ना है आपको प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट थ्योरी यानी लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत। ठीक है, साधन कीमत सिद्धांत में पढ़ना है आपको मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। आर्थिक कल्याण के अंदर आपको वेलफेयर की बातें पढ़नी है। हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए इसमें क्या है ना कि आपका जो प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी है इसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया जाएगा, सो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया जाएगा। इसी के अंदर आपको इलास्टिसिटी भी मिलेगा मेरे ख्याल से। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बहुत अप होता है, अगर प्राइस बढ़ रही है किसी भी प्रोडक्ट का ना, तो आप प्रोडक्ट कम खरीदेंगे, और किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस में कमी आई है तो आप उसका ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसको अंग्रेजी में एक बहुत पॉपुलर वो लाइन है कि हायर द डिमांड लोअर द प्राइस एंड लोअर द डिमांड हायर द प्राइस। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें हैं नहीं है, तो आपको ऐसे भी मार्केट में आप देख पाते होंगे। इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि प्राइस बढ़ रहा हो तो लोग कम ही खरीदेगा। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ने पर लोग अधिक खरीदते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप जब इकोनॉमिक्स की दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, जब आप एमए करेंगे, तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकता है आपको इस बुक में भी मिले, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे ये सारी चीज़ें कि ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि लोगों के आय बढ़ने के साथ ही उसके डिमांड को बढ़ा देते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर थोड़ा बहुत, तो आपको अगर इस चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स की दुनिया में, तो आप देख सकते हैं कि आप कभी देखे होंगे कि जो गोभी है ना, गोभी बहुत नॉर्मल सब्जी है, अगर सस्ता हो जाता है ना तो लोग कहते हैं यार बहुत खा लिया, अब नहीं खाने का मन करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि सस्ता हो गया, लोग नहीं खरीदना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जब महंगे होंगे ना, बड़े बड़े लोग उसको खरीद के लाएंगे, क्योंकि उसको पता है ना वो उसके स्टेटस को दिखाएगा, उसके स्टेटस को शो करेगा, यार पैसे वाले लोग हैं यार, अभी गोभी खा रहा है, जब गोभी 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये किलो या पीस के हिसाब से मिल रहा है। तो ये एक इशू है। ठीक है, तो ये कई बार ऐसे होते हैं, उसको हम लोग स्नॉब इफेक्ट भी कहते हैं, ऐसे गुड्स जो कि लोग यूनिक तरीके से यूज़ करना चाहता है। ठीक है, यूनिक तरीके से यूज़ करना चाहता है, यूनिक रहेगा तो महंगा रहेगा। ठीक है, स्नॉब इफेक्ट यही है कि जो यूनिक तरीके से यूज़ करना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसका कि रेट बढ़ने के बाद भी लोग उस वस्तु को खरीदना चाहता है, कम होने के बाद नहीं खरीदना चाहता है, वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है आपका, हमने जस्ट भी आपको ऊपर बताया अभी कि जो है जिसमें कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत या राष्ट्रीय विनियोग, इन्वेस्टमेंट, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, हमने कहा ना कि कंट्री लेवल की बात होती है इसमें, तो हमने ऊपर समझा ही दिया। अब इसको छोड़ते हैं, हम 7वें नंबर पर पहुँचते हैं जिसमें कि आपको आर्थिक जो है वो समस्या के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम है तभी तो कोई भी सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तभी तो बुक है। अगर अर्थशास्त्र में कोई प्रॉब्लम ही ना होती तो लोग क्यों पढ़ता? ठीक है, इकोनॉमी प्रॉब्लम तो है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है क्या कि हम क्यों ही उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, जो है प्रॉब्लम क्या है आप देखिए, इसमें विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या एक आर्थिक समस्या है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि हम उत्पादन क्यों करें, किसके लिए करें। ठीक है, ये एक समस्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, क्या और कितनी उत्पादन करनी चाहिए, साधनों की कुशलतम उपयोग। देखिए आपको नीचे दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ आपको ना जो है नीचे दिया हुआ है ये चीज़ें जो हम आपको बोल रहे थे कि ये समस्या जो है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, और इस लिमिटेड रिसोर्स के अंदर किसी भी प्रोडक्शन को बनाए रखना ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक समस्या है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं 8वें नंबर में क्या दिया हुआ है। 8वें नंबर में ये दिया हुआ है कि क्या क्या है, वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, जो आर्थिक समस्या में क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है। अनलिमिटेड वांट्स, हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। आवश्यकताओं में तीव्रता में अंतर यानी डिफरेंस वांट, अच्छा यानी हम जो मानते हैं, जो हम चाहते हैं उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन मीन्स और सीमित, हमारे पास क्या, हमने कहा कि साधन बहुत कम है। ठीक है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, जो आपके रिसोर्स हैं उसका दूसरा यूज़ भी हो जाता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि आपने देखा होगा कि आजकल जो खेती किसान करने वाले लोग हैं उनका बच्चा खेती नहीं कर रहा है,
ठीक है, लेबर एक साधन तो था ना, श्रम एक साधन था, वो क्या कर रहा है, कहीं बाहर जाकर कमाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ जो हमारी यूटिलिटी है, यहाँ से जो हम रिटर्न पाते हैं वो उससे वहाँ ज़्यादा है। ठीक है, उस कंपनी को, कोई बड़ी कंपनियाँ हैं, उसको आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, आपको ज़्यादा पैसा पे आमंत्रित करेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा सैलरी भी देगा। कृषि में उतने उत्पादन नहीं हो पा रहे हैं, उतने इनकम नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो साधन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, उसमें गतिशीलता है। उसके बाद क्या है कि चयन की समस्या। चयन की समस्या क्या है ना, कि प्रॉब्लम क्या है, जो उसकी चॉइस करना। ठीक है, चयन भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम क्या ही उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें और किस में अधिक प्रॉफिट है। जैसे कि आप रोज़गार की बात हमने जस्ट अभी की कि लोग कृषि छोड़ के पहुंच जा रहा है वहाँ दिल्ली, या फिर जो अलग अलग स्टेट में कमाने के लिए। तो क्यों जा रहा है, क्योंकि वो चयन कर रहा है कि बेटर क्या है हमारे लिए, हम क्या बढ़िया चुन सकते हैं, अच्छा चुन सकते हैं। उसके बाद हमने आर्थिक समस्या पे बात कर ली। अब क्या है हमारे पास दी हुई है कि आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या है। तो केंद्रीय समस्या की अगर हम लोग बात करें तो हमने सब पर चर्चा कर भी लिया है कि किसके लिए उत्पादन, क्या उत्पादन करना चाहिए, कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे करना चाहिए। साधनों का कुशलतम उपयोग का मतलब ये है कि लेबर और कैपिटल का रेशियो क्या होना चाहिए। कैपिटल मतलब पूंजी, और पूंजी और श्रम का रेशियो क्या होना चाहिए। कई ऐसे काम तो हैं कि जैसे कि हम 10 लेबर लगा रहे हैं और एक ट्रैक्टर लगा दे रहे हैं खेत उपज करने के लिए। अगर हम 2 ट्रैक्टर लगा दे सकते हैं, हमको एक ही लेबर, 2 ही लेबर में काम चल जाए, ट्रैक्टर चलाने वाले ड्राइवर से ही काम चल जाए। तो हम वो भी देखेंगे कि किस में हमको कम खर्च पड़ रहा है, तो हम साधनों का कैसा प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दूसरे पेज पे आते हैं, ये क्या कहना चाहता है इसको देखते हैं। चलिए, अब देखिए इसका क्या है कि ये पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है कि आप इसको बहुत आसानी से देख पाएँ, रिवीजन कर पाएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी बीएसटी आपका जो है समष्टि यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या है। आप वास्तविक अर्थशास्त्र की बात करेंगे, इसमें वास्तविक अर्थशास्त्र की एक नई चर्चा है, उसको देख लेते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, कहता है कि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, से संबंधित अर्थात आर्थिक समस्याएं वास्तव में कैसे हल होती है। उदाहरण, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा, जो रियल प्रॉब्लम है, ठीक है, से भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका जो रियल सॉल्यूशन है वो इनका ये है कि वास्तविक अर्थशास्त्र के अंदर उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, और आदर्शात्मक क्या होता है कि अर्थात आर्थिक समस्या कैसे हल की जानी है। उदाहरण, भारत में बेरोजगारी को कम कैसे किया जाना है। ठीक है, यानी वास्तविक और अर्थ, देखिए ये आपको पूछेगा। ठीक है, ये डिफरेंस पूछता है बिहार बोर्ड के अंदर एग्जाम में, क्वेश्चन रहता है कि वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में। देखिए इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम एक क्या है ना, कि आप इंग्लिश वर्ड जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए याद करना आसान होगा। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बोलने के क्रम में कई बार हम इंग्लिश वर्ड बोल के निकल जाते हैं, तो हम वापस करते हैं हिंदी वर्ड पे। लेकिन हाँ, ये आपके लिए भी आसान होता है कि आप इंग्लिश वर्ड को यूज़ करें और उसको याद करने में आपको सहयोग होगा। तो वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, इस पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे ना, तो वास्तविक क्या बात करती है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये जानने का। लेकिन आदर्शात्मक क्या करता है कि भारत में बेरोजगारी को कम कैसे किया जाना है, ये पता करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ पढ़ना है, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है कि जो संसाधनों का यूज जो है ना, उसका सही उपयोग करने का जो एक कर्व होता है। ठीक है, वो कर्व कैसा होता है ये तो आप लोगों को पता होगा। ये कर्व आप लोगों को, ऐसा कोई कर्व आपने देखा है, ये वाला कर्व। ठीक है, इस कर्व में क्या होता है कि अगर आप ये यूज़ करें, ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी और जो आपके संसाधन है उसके ज्ञान का इस पर, जैसे इसमें पढ़ लीजिए क्या कहना चाहता है। पहले, उत्पादन संभावना वक्र वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे सभी संभव संयोग को प्रदर्शित करते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का तकनीकी ज्ञान के साथ उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या है कि ये कहता है कि जो संभव है कि अगर इतना हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं आपका वस्तुओं का और इतना सेवाओं का, तो उससे जो बनने वाला कर्व होता है, या इतना यूज करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसके सारे जो कॉम्बिनेशन पॉइंट है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तो हम लोग इससे थोड़ा सा इसको पहले मिटाते हैं क्योंकि ये फिर गंदा कर देगा इस जगह। एक मिनट, हाँ। अब हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार में। अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अगर इस तीनों अर्थव्यवस्था को हम लोग समझने का प्रयास करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है कि ऐसा कोई भी कंट्री जो कि ऐसी ऐसी कोई भी इकोनॉमी जिसमें कि सिर्फ कैपिटलिस्ट यानी सारे चीज़ जो हैं वो उस पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलता है वहाँ। वो होता है ना कि कंट्रोल में चावल फ्री मिल रहा है, गेहूँ फ्री मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ प्राइवेट हाथों में हर चीज़ है। ठीक है, प्राइवेट हाथ में है और वो तय करती है कि मार्केट में कितना क्या आना है नहीं आना है। उसमें प्राइस कैसे तय होता है, तो डिमांड और सप्लाई पे, कि मार्केट में मांग अगर बहुत अधिक है किसी भी प्रोडक्ट का, सप्लाई नहीं है तो प्राइस हाई हो जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट बहुत अधिक सप्लाई है और डिमांड नहीं है तो सस्ती हो जाएगी। तो वहाँ सारे प्राइस भी तय कौन करता है, वो तय करता है आपका डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी जो होता है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन समाजवादी में क्या होता है, समाजवादी में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसमें हर चीज़ में गवर्नमेंट अपनी भागीदारी दिखा रही होती है कि चावल आप प्राइवेट कंपनियां बना रही है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सरकार बांटेगी। चीनी सब प्राइवेट भी बेच रही है, सरकार भी बेचेगी। इससे क्या होता है ना, मार्केट ख़राब होता है। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्टमेंट कम करेगी ना फिर, क्योंकि आप 2 रुपये किलो में चावल बेच देंगे। प्राइवेट कंपनियों की औकात नहीं है वो 2 रुपये में बेच पाए, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा उससे। तो वो ऐसी इकोनॉमी में थोड़ा सा क्या होता है कि सरकार का हस्तक्षेप अधिक होता है। लेकिन बहुत सारी कंट्रियाँ ना, अब जो समाजवादी भी थी वो धीरे धीरे क्या हो गया, मिश्रित हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट संभाल रही है, कुछ चीज़ें प्राइवेट हाथों में है। जैसे कि भारत में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में। आप रेल सर्विस की बात करें, गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन आप बस सर्विस की बात देखें तो गवर्नमेंट भी चलाती है, जो है वो प्राइवेट भी चला रही है। ठीक है, अगर आप गेहूँ चावल की बात देखें तो प्राइवेट भी बेच रही है, गवर्नमेंट भी बेच रही है, बाकी गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है आपको। चीनी आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, पहले मिलती थी, पहले चीनी भी मिल रहा था, सरसों तेल भी मिलता था। ये चीज़ें धीरे धीरे क्या हुआ ना कि हमने कहा ना कि समाजवादी से धीरे धीरे लोग क्या हो रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह आ रहा है। जो मिक्स्ड में पहले से था वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह शिफ्ट कर रहा है। आप ये सुन रहे होंगे कि हर चीज़ प्राइवेट करने के पीछे का रीज़न यही होता है कि सरकार पर वजन कम होता है और सरकार को लाभ अधिक होता है। इससे क्या होता है, डेवलपमेंट भी तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, हाँ, उसमें वेलफेयर कम हो जाता है। ये चीज़ें हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर नाम की चीज़ें बहुत कम होती है, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में वेलफेयर ही वेलफेयर है। मिक्स्ड में थोड़ा सा कम वेलफेयर है। ठीक है, थोड़ा सा कम वेलफेयर है उसके तुलना में, कैपिटलिस्ट की तुलना। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर आप थोड़ा सा इधर बढ़ें तो आप मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब अवसर लागत क्या होता है, कहता है एक वस्तु की, ठीक, 1 मिनट। हाँ, अवसर लागत क्या होता है, एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहले वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अवसर लागत क्या होता है कि जैसे हमने अभी जस्ट एग्जांपल आपको दिया था कि कृषि को लेकर। ठीक है, अगर मान लिया जाए, आप ये समझिए कि किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में आप कपड़ा बनाते हैं तो 100 मजदूर की ज़रूरत है आपको। ठीक है, मान लीजिए 1 रुपये पर मजदूर मिलता है आपको, तो आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करके यह कपड़ा बना रहे हैं। अगर उसी जगह बगल में आप कोई और प्रोडक्शन कंपनियां डाल रहे हैं, मान लीजिए शराब बना रहे हैं आप। ठीक है, शराब बनाने में आपको जो है वो 80 मजदूरों की आवश्यकता है। तो ये जो आप 20 मजदूर कम लगा रहे हैं ना, 80 रुपये में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना इक्वल प्रोडक्टिविटी के लिए, तो आपने कितने का देखा अवसर, वो आपने देखा कि 20 मजदूर की लागत कम लगी। ठीक है, और अगर आप इसको सैलरी के बेस में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मान लें कि आप जहाँ काम कर रहे हैं आपको 100 रुपये मिल रहा है, तो आपने कभी सुना होगा कि हम यहाँ काम नहीं करते तो शायद 150 रुपये मिलता हमको। तो वो क्या है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, वो आपका अवसर लागत है कि आपका कहना ये है कि हमारी श्रम की जो वैल्यू है ना, अभी 100 रुपये मिल रही है ना हमको 1 घंटे की, लेकिन हम अगर कहीं और काम करते ना तो हमको 150 रुपये मिलता। तो आप उसको बता रहे हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अधिक है, हम आपके यहाँ कम में काम कर रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि सरप्लस में भी काम कर रहा होता है लोग, लेकिन अक्सर सरप्लस में काम नहीं करता है, क्योंकि हर किसी की अपनी वैल्यू अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होती है। आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू आपकी कंपनी ना दे रही हो, उसे तो दूसरी कोई कंपनी दे रही हो। ठीक है, तो अवसर लागत को आप सैलरी के बेस में समझिए, अपने व्यू में समझिए, ज़्यादा आसान तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले पेज पे, अगले इसमें क्या कहता है ये अगले पॉइंट पे। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या कहता है, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था के बारे में वो कहता है कि अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं।
ठीक है, उस व्यवस्था जिसमें कि एक क्षेत्र के लोग जो अपने आजीविका हासिल करते हैं उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, वो ये यही क्लियर करना चाहता है कि अर्थशास्त्र होता है कि कोई बुक है, एक कोई शास्त्र जिसमें कि आप आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या होता है कि वो व्यवस्था जिसके अंदर ना कुछ लोग रहते हैं और वो अपनी आजीविकाएं अर्जित करते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो रहते हैं, वो कमाते हैं, खाते हैं, वो एक अर्थव्यवस्था है। जैसे भारतीय एक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब क्या है, केंद्रीय समस्याएं, ठीक है, केंद्रीय समस्याओं की चर्चा की गई है कि इसमें देख लें थोड़ा सा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, सब में आउटपुट का बराबर वितरण कैसे किया जाए, उत्पादन का लाभ, इसको थोड़ा सा इधर कर लें, उत्पादन का लाभ सबको कैसे मिले, ठीक है, ये एक समस्या है। उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है, उत्पादन किसके लिए किया जाए ये ज़रूरी है। उत्पादन कैसे किया जाए, अब श्रम की सहायता से करेंगे या मशीन की सहायता से करेंगे या कौन सा तकनीक अपनाएंगे, ठीक है, या इसमें कंडीशन क्या है कि आप उत्पादन क्या किया जाए, अधिक भोजन के लिए करेंगे या अधिक जो है वो एसी फ्रिज के लिए विलासिता की वस्तु, ठीक है, एसी फ्रिज के लिए करेंगे या अधिक कृषि उत्पाद करेंगे, तो क्या करें उत्पादन, ये इकोनॉमी की एक क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको जितना हमने बताया होगा वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे अभी तक, ठीक है। अगर आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम वहाँ आपको लिख कर भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है ना, आपको बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इसका प्रिपरेशन कीजिए और जस्ट इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल देंगे, आप वहाँ से वीडियो ऑब्जेक्टिव बनाकर देख लेंगे। अगर हमको वक्त मिला ऑब्जेक्टिव के बाद तो हम एग्ज़ाम से पहले आपके सारे सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, ठीक है। आप एग्ज़ाम से पहले इसका प्रिपरेशन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारे आपको क्वेश्चन हम करवा देंगे एक साथ में, ओके। तो हम लोग देखते हैं, एक और हमारे पास पेज बचा हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक। अब ये कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, ये उत्पादन संभावना वक्र क्या है, कहता है ये वक्र दो वस्तुओं के संभावित संयोग के को प्रकट करता है जो मुख्य मान्यताओं पर आधारित है, स्थिर तकनीक और स्थिर साधन, ठीक है। कहता है कि जो दो वस्तु दो ये क्या है, कौन सा एक वक्र मतलब कर्व, ठीक है, इसको ये फिगर के तौर पर हमेशा याद रखिएगा, ऐसा बनता है ये, ठीक है। इसको कहते हैं कि सेंटर की तरफ ये क्या है, अवतलाकार है, ठीक है, कॉनकेव है। इसका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये किस तरीके का होता है, तो कॉनकेव होता है ये वक्र, ठीक है। तो ये वक्र जो होता है दो वस्तुओं के संभावित संयोग को प्रकट करता है, संभावित संयोग को प्रकट करता है। इसके दो मुख्य आधारित मुख्य मान्यताएं क्या होती है ना, जो उस थ्योरी को जो है लोग जो उस पर क्रिटिसिज्म करने आएगा, आलोचना करने आएगा, उसके जवाब में उत्तर है, ठीक है। कि स्थिर तकनीक होता है, टेक्नोलॉजी स्थिर होता है, स्थिर साधन होगा, यानी जो साधन है मार्केट में वही होगा, कोई नया साधन नहीं आ जाएगा और कोई अचानक से टेक्नोलॉजी नहीं बदल जाती। तब दो वस्तुओं या सेवाओं के जो संयोग से बनने वाला एक वक्र है उसको कहते हैं उसका उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता क्या होती है, तो हमने भी कहा, देखिए ये कॉनकेव टू द ऑरिजिन, हमने कहा ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, ठीक है। कि उत्पादन संभावना वक्र का जो मूल बिंदु की तरफ क्या होता है, प्रति नतोदर होता है, यानी कॉनकेव टू द ऑरिजिन होता है, ठीक है। तो बाएं से दाएं की तरफ झुकती होती है, बाएं से दाएं की तरफ झुकी हुई होती है, ठीक है। अब देखेंगे बाएं से, हमने कहा बाएं की तरफ दाएं की तरफ क्या होता है, झुकी हुई होती है। उत्पादन वक्र संभावना वक्र का खिसकना, उत्पादन संभावना वक्र तभी खिसकेगा जब या तो टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हो जाएगा या तो फिर जो है आपका साधनों में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इसकी मान्यताओं में ही दिया हुआ है कि इसमें दोनों में परिवर्तन नहीं लाना है, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी मान्यताएं, अगर मान्यताओं पर चलेंगे तो दोनों परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर ये परिवर्तन हो रहा है, खिसक रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये दोनों परिवर्तन हो गया, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र द्वारा केंद्रीय समस्याओं का विश्लेषण, कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र पर कोई भी बिंदु यह प्रकट करता है कि वस्तु X और वस्तु Y की मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। यानी इस जो ये वाला जो पार्ट है इस पर आप X रख लेंगे, इस पर आप Y रख लेंगे, इस वक्र पे, ठीक है। तो X और Y का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन संभावना वक्र के नीचे स्थित कोई बिंदु साधनों के अपूर्ण उपयोग को दर्शाता है। अच्छा, ये क्या है ना कि अगर हम इस पॉइंट पर करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने साधन का जो आपके एक इकोनॉमी में साधन है ना, हमने उसका पूरा यूज़ नहीं किया, ठीक है।
अगर हमने अपने साधन का x वस्तुओं पर प्रयोग पूरा कर लिया तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रह जाएंगे, यहाँ वाले पॉइंट पे। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा y बनाया तो इतना x बनाया तो हम लोग इस पॉइंट पर रहेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर रहेंगे। अगर हमने y की ज़्यादा मात्रा बनाई तो x की कम मात्रा बनाएंगे। यानी ये जो लाइन है ना, ये आपको दिखाएगा कि आप साधन का पूरा प्रयोग कर चुके हैं और इसके बाहर आप जा नहीं सकते क्योंकि आपके साधन लिमिटेड है। आप उधर जाएंगे तो आपका साधन ही नहीं बचेगा उधर, और अंदर में अगर आप काम करते हैं इसका मतलब क्या है कि आपने साधन का पूरा यूज़ नहीं किया है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर खिसकना आर्थिक विकास की ओर दिखाता है। अगर उत्पादन संभावना वक्र किसी तरह से दाईं ओर यानी आपके इधर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास टेक्नोलॉजी बढ़ गया, मेरे पास संसाधन बढ़ गया, क्योंकि इसके बाहर तो हमने कहा ना संसाधन ज़्यादा है तभी हम उसके बाहर जा सकते हैं, तो संसाधन हमारे पास तो लिमिटेड है। तो पीपीसी जब भी होता है तो पीपीसी के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, मेरे संसाधनों का लिमिटेड रिसोर्स, उसी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लिमिटेड रिसोर्स ही है हमारे पास, यानी पीपीसी एक लिमिटेड रिसोर्स को दिखाती है। उसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जस्ट हमने अभी डील किया, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या दिखाती है, एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिससे पहली वस्तुओं के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है। हमने आपको सैलरी के बेस में उसको बताया कि आप उस आधार पर उसको समझ सकते हैं, वो आपके लिए आसान होगा। सीमांत अवसर लागत क्या होता है, देखिए किसी भी उसमें ना सीमांत अगर वर्ड लग जाए, मार्जिनल वर्ड लग जाए, अभी आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांक उपयोगिता, ठीक है, आपको दिखेगा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, जिसको कि सीमांत आप आय कहेंगे, ठीक है, रेवेन्यू हाँ आय होगा। कॉस्ट दिखेगा आपको, सीमांत लागत दिखेगा, ठीक है। जिसमें भी सीमांत लगता है ना उसका एक ही उद्देश्य होता है। सीमांत वर्ड का ही मतलब ये है कि हर अगले यूज़ के लिए जो चेंजमेंट देखने को मिला है उसको कहते हैं सीमांत। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि सीमांत अवसर लागत क्या है, एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु के लिए एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना है। यानी एक और अगर उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमें कितना कॉस्ट चेंज देखने को मिल रहा है, वो हमारे अवसर लागत का, वो सीमांत अवसर लागत कहलाएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान सीमांत अवसर लागत को दर्शाता है, ठीक है। क्या कहता है, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान जो है, यानी ये ढलान आपका जो है, एक मिनट, ये जो ढलान है ये जो आपका ढलान है, कहता है कि ये ढलान क्या दिखाता है, आपका मार्जिनल जो है वो, अब हिंदी में उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, आपका सीमांक अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत का जो ये ढाल है ना, वो दिखाती है किसको, वो दिखाती है आपके उत्पादन संभावना वक्र के स्लोप को दिखाती है, यानी अभी हाँ स्लोप को दिखाती है, उत्पादन संभावना वक्र के ढलान को दर्शाती है। अच्छा हाँ, तो ये जो पीपीसी का जो स्लोप है, सॉरी ये पीपीसी का जो स्लोप है ना, वो एमपीसी उसका ढलान है, ठीक है। ढलान का मतलब तो हमने कहा ही ना कि पीपीसी मार्जिनल तभी आता है जब चेंज की बात आती है, तो किस आधार पर चेंज हो रहा है, ये किस आधार पर चेंज हो रहा है, यही तो इसका ढलान है, ठीक है। तो यही तो इसका चेंजमेंट दिखाएगा, यही तो इसका चेंजमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ढलान दिखाएगा। इसको पूरा क्लीन करते हैं थोड़ा सा, अब तो ऐसे लास्ट ही हो गया, अब देख ही लेते हैं क्या क्लीन करना, तो क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। आगे क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र की आकृति कैसी होती है, तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की तरह नतोदर होती है। हमने आपको बताया कि कॉनकेव टू द ऑरिजिन होती है, क्योंकि अब साधनों को एक उपयोग से हटकर दूसरे उपयोग में लगाया जाता है तो सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। तो पीपीसी आपको हमने बता ही दिया, पीपीसी का ऊपर भी बताया हुआ था, पीपीसी का जो है वो आकृति कैसा होता है। तो हमें लगता है कि ये आपको पूरा कंसेप्ट अगर एक बार थोड़ा सा लगे कि कुछ अधूरा रह गया है तो आप 2 गुना स्पीड में या 1.5 गुना स्पीड, क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसे भी स्पीड है, आप इसको 2 गुना स्पीड में देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, तो आप इसको आपको तो स्लो करके देखना पड़ेगा। मेरी आवाज़ इतनी स्पीड है कि आपको 0.75 में देखनी होगी, तो आप देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में ना आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें हम आपके ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत लंबी वीडियो लेकर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। मानते हैं आपके लिए वो बहुत टफ हो जाएगा, और अगर ऐसा है ना तो आप इसको 1.25 पे ले जाकर देखिए, उससे इशू नहीं है।
आप 1.5 गुने पे ले जाके देखिए, वीडियो जल्दी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके पास और भी कई पेपर हैं पढ़ने के लिए। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ हो जाता है जो 11th-12th का स्टूडेंट है उसके लिए। बाकी जो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर रहा है, एमए कर रखा है, बहुत ज़्यादा अधिक उतना टफ नहीं लग रहा है, उसके अपने आधार पे तो उसको टफ लगता है, लेकिन 11th-12th की चीज़ें बहुत टफ नहीं लगती है फिर, ठीक है। तो वो आप लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे। और हम बेस्ट विशेष के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।